हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशंस के पीवाईक्यू के ऊपर डिस्कशन लाने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि पिछले साल के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और सोर्स क्या होने चाहिए। चलिए हम डिले नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर्स के डिस्कशंस के ऊपर, है ना। तो जो डिस्कशन का ऑर्डर रहेगा वो देखिए हम ऐसे जाएंगे 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18 और डिस्कशन इतना डिटेल में करेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड दोबारा कोई क्वेश्चन आएगा, उस टॉपिक के इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन आएगा, है ना, तो आप आसानी से टैकल कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। बस हम सॉल्यूशंस में ABCD नहीं देखेंगे या फिर बस थोड़ा सा डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है ना, दोनों ही भाषाओं में है। तो जो जिस मीडियम के हैं वो वहाँ पे क्वेश्चंस को रोक करके पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और फिर आप सुन सकते हैं, है ना। आगे तो देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर लेंगे। आप सर्च करिए टेलीग्राम पे बर्नवाल सर, है ना, आपको मिल जाएगा। तो आप उसको फिर ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे ये PDF शेयर रहेगा, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है असर्शन। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोगों ने देख ही रखा होगा, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि CO2, SO2 और NO2 गैसेस गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन। अब मुझे बताइए क्या एसिड रेन जो है वो CO2, SO2, NO2 तीनों गैसों के मिलने से बनता है? सही समझे, है ना। CO2 से नहीं, CO2 का योगदान बिल्कुल नाम मात्र के बराबर है, ठीक। अब देखिए एक चीज और, एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में काफी फायदा ये होता है कि अगर आपने एक स्टेटमेंट को भी गलत कर दिया फिर आपका आंसर सही हो जाता है। जैसे कि एसर्शन ये गलत है ना, A इज फॉल्स, ढूंढिए कहाँ पे है, B में ही तो है, आप टिक कर देंगे, आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एसर्शन और रीजनिंग के सवाल इस तरीके से थोड़े आसान हो जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि एटमॉस्फेरिक एयर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कह रहा है कि जो वायुमंडलीय हवा है वो कैसे प्रदूषित होती है, CO2, SO2, NO2 जैसी गैसों के मिश्रण के कारण। तो फिर इसमें मतलब शक ही क्या है ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एसिड रेन के दो कारण हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है। प्राकृतिक में जैसे ज्वालामुखी हो गया, है ना, ज्वालामुखी से SO2, NO2 ये सब गैसें निकलती हैं और वो फिर एसिड में योगदान करती हैं। मानव निर्मित ये सबसे अहम फैक्टर है, जो 2/3 ऑफ SO2 है वो मानव निर्मित है। NO2 1/4 ऑफ जो NO2 है वो मानव निर्मित है। कहाँ से आती है गैसें? जो हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, डीजल पेट्रोल वगैरह, जो पराली दहन करते हैं, गाड़ियाँ जो चलाते हैं, उनसे, है ना। परिणाम क्या होता है एसिड रेन का? pH स्तर में गिरावट होती है, ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचता है। ताजमहल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ताज ट्रेपोजियन जोन घोषित करिए आप। फिर क्या होता है एसिड रेन से? लीचिंग ऑफ टॉक्सिक हैवी मेटल्स, जो हैवी मेटल्स होते हैं खतरनाक वाले वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, फिर वो ग्राउंड वाटर जो होता है उनको प्रभावित करते हैं। फिर होता है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? जो हैवी मेटल्स होते हैं वो जीवों में एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, और फिर एक जीव से दूसरे जीव को बढ़ता है तो उसी को कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आप, फिर बात करेंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में आएगा जब हम करेंगे। तो क्या एफर्ट्स किया गया है इसको रोकने के लिए? देखिए वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, ये भी सवाल आया हुआ है। IMD ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, ESZ इको सेंसिटिव जोन हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात एक इंटरेस्टिंग सा मुझे मिला था कि राजस्थान जो शहर है ना, वहाँ पे थार रेगिस्तान के कारण अल्कलाइन सिचुएशंस क्रिएट होता है वहाँ के धूल कण वगैरह से, और वो जब एसिड से मिलता है तो दोनों जो है एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और वहाँ पे एसिडन की घटनाएं नाम मात्र के बराबर होती है। यही डायग्राम में बताया गया कि कैसे एसिडन होता है। जैसे इमिशन सोर्स, यहाँ पे H2SO4 HNO3 ये बादल से मिलता है और फिर एसिडन होता है, ठीक है। सोर्स क्वेश्चंस का क्या रहा है? देखिए सोर्स बेसिक NCERT में भी है ये कॉन्सेप्ट्स और न्यूज़पेपर वगैरह में भी, है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है किसके लिए? तो ये किसके लिए है? तो जल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, ये सब कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही रखा होगा। नहीं पढ़ रखा होगा तो अभी बताते हैं, चिंता मत करिए, है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? देखिए कोई एक वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रदूषण आ रहे हैं, पौधों के अपशिष्ट आ रहे हैं, मानव अपशिष्ट आ रहे हैं, ठीक।
अब इनका अपघटन होगा, बैक्टीरिया अपघटन करेंगे, तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए काम करने के लिए। तो वही जो ऑक्सीजन की डिमांड है वही बता रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये प्रदूषण को डिनोट कर रहा है ना। ठीक, अगर इसी में केमिकल चीजें चली जा रही हैं, अभी तो बायोलॉजिकल चीजें जा रही थी, अगर केमिकल चीजें चली जा रही हैं तो इस जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसको कहेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए केमिकल जो अपशिष्ट होते हैं उनको तोड़ने के लिए बायोलॉजिकल अपशिष्ट की तुलना में बैक्टीरिया को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया संबंधित कॉन्सेप्ट्स में। एक कॉन्सेप्ट और है कि जो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है उसके आधार पे दो तरीके के पॉल्यूशन डिवाइड किए गए हैं। पहला है पॉइंट सोर्स और दूसरा है डिफ्यूज सोर्स। पॉइंट सोर्स कहने का मतलब है कि जो जिसके आप सोर्स पहचान सकते हैं, जैसे कि कोई नाला गिर रहा हो, है ना, नदी में। फिर जैसे कि आप देख रहे होंगे थर्मल पावर प्लांट से जो एक धुआं निकलता रहता है, वो हो गया पॉइंट सोर्स। डिफ्यूज सोर्स जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड है ना, उसे पूरा बहता हुआ जा रहा है पॉल्यूशन, नदी नाला पता नहीं कहाँ मिल रहा है, आप सोर्स को बेसिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको कहते हैं डिफ्यूज सोर्स। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यही झील वाले उदाहरण लेते हैं, है ना। यहाँ पे पहले झील में मछलियाँ वगैरह भी रह रही होंगी, पॉल्यूशन गया, ठीक, बैक्टीरिया वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जो पॉल्यूशन जा रहा है वो पोषक तत्व के रूप में भी काम करते हैं कई चीज़ों का, एल्गल ब्लूम होता है ना, उसके कारण से, पोषक तत्वों के कारण से। तो एल्गल ब्लूम होता है, एल्गल ब्लूम में क्या होता है, शैवाल बढ़ते हैं। शैवाल बढ़ते हैं तो जो झील पहले स्वच्छ था वो गंदा होने लग जाता है, और धीरे धीरे जो झील है वो खत्म होने लग जाता है, और उससे बनता है डेड जोन, जहाँ पे मछलियाँ वगैरह नहीं रह पाता। इसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। सोर्स क्या है इस क्वेश्चन का, बायोलॉजिकल बेसिक है ना, बेसिक एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो वहीं से हो जाएगा, बेसिक कोई नोट्स पढ़ेंगे तो वहीं से हो जाएगा। देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में यहाँ पैराग्राफ से भी बताया गया है, सॉरी पैराग्राफ से मैं कह रहा हूँ, एक इमेज के थ्रू बताया गया, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, वैसे मैंने काम का बता दिया यहाँ पे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इन 2022। ठीक है, 2022 में जो रैंक था वो 10 था। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अभी क्या स्थिति है, ठीक, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आए तो हम उसको अच्छे सॉल्व कर पाएँ। देखिए 2024, भारत 2024 में थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। कौन सा, थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, आप कहेंगे सर पहला दूसरा कौन है, पहला है चाइना, है ना, यहीं पे लिखा है ना, चाइना, यूएसए, भारत, ईयू। भारत ईयू इसलिए कि अगर आप देश के मामले में मानेंगे तो भारत आता है, अगर आप संघ के मामले में मानेंगे तो फिर यूरोपियन यूनियन थर्ड नंबर पे आया था, भारत चौथे नंबर पे आ जाता है। लेकिन एक बात कि भारत थर्ड लार्जेस्ट तो इमिटर है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात करेंगे तो बहुत कम है। भारत एक्चुअली जितना उत्सर्जन हो रहा है ना पूरे विश्व का, मात्र 5% कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए जो भूपेंद्र जी हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उन्होंने कहा कि आप हमें इस चीज़ से जज मत करिए कि हम मतलब कितना रैंक रखते हैं। बेसिकली आप देखिए ना कि पूर्ण तरीके से हमारे उत्सर्जन कितना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी रिपोर्ट आई थी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन निकालता है, जर्मन वाच, है ना, पता होगा आप लोगों को, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वाच द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो 64 देश है, 64 देश नहीं कहेंगे इसको, 63 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ये मिल करके 90% जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, तो देखिए मतलब बहुत काम तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन पता है आपको यूएनएफसीसी आया था 1994 में, और यूएनएफसीसी की जड़ कहाँ पे है, तो 1992 में जो रिवर समिट हुआ था वहाँ से ट्रेस किया जाता है ना। भारत का कुछ पंचामृत टारगेट्स भी है, आप वो सब रिवीजन कर लीजिएगा करंट अफेयर्स में। भारत की रैंकिंग भी देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 23 में 7वां रैंक पे था, 2024 में 10वां रैंक पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है, आपको पता होगा जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, है ना, दो तरीके के होते हैं, एक है जैव अपघटनीय कचरा, एक है गैर जैव अपघटनीय कचरा। तो जैव अपघटनीय क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा स्वाभाविक रूप से साधारण हानिकारक पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। वैसे कचरा जिसको सूक्ष्मजीव आसानी से नष्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे के पत्ते, है ना, गोबर, इन सबको नष्ट किया जा सकता है। खाद्य अपशिष्ट,
इन सबको सूक्ष्मजीव नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि गैर जो अपघटनीय होता है वो स्वाभाविक प्रक्रिया से नहीं टूटता, जैसे प्लास्टिक, ठीक है। जैव अपघटनीय कचरा जो है वो पर्यावरण के अनुकूल होता है। अब बताइए कि ये नहीं टूट रहा है, टाइम लग रहा है, तो ये तो पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा ना, वन्य जीवों को हानि पहुंचाएगा, ठीक है। जैव अपघटनीय कचरा प्राकृतिक तत्वों से बना होता है, जबकि ये सिंथेटिक पदार्थों से बना होता है, जैसे कि प्लास्टिक कहाँ से बनता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट से बनता है। जैव अपघटनीय कचरा इनका पुनः प्रयोग पुनर्चक्रण किया जा सकता है, जबकि इनका जो है पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण नहीं किया सकता, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्लास्टिक जो है अगर एक निश्चित माइक्रोन से ज़्यादा है तब तो आप उसका कर सकते हैं, है ना, रिसाइकलिंग। लेकिन कम अगर वो माइक्रोन्स वगैरह का है तो उनका रिसाइकलिंग नहीं होता, प्लस, है ना, प्लस में ये प्राकृतिक रूप से रिसाइकलिंग नहीं होता। जैव अपघटनीय कचरा जो है वो प्राकृतिक रूप से रिसाइकलिंग होता है। जैव अपघटनीय पदार्थ जो है पर्यावरण में कम समय तक रहते हैं, ये ज़्यादा समय तक रहते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको पूछा सकता है क्या बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन किन कचरा का होगा, इसका या इसका? तो आपका आंसर सीधा होगा गैर जैव अपघटनीय कचरा का, क्योंकि ये तो पर्यावरण में घुल मिल जाएंगे ना, इनका अपघटन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। घरेलू अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल है ना, यूरिन बायोडिग्रेडेबल है, फिकल मेटल मद पदार्थ ये भी बायोडिग्रेडेबल है, कीटनाशक ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कई सारे कीटनाशक जो हैं वो पीओपी में आते हैं, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ठीक है। दो स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने, असर्शन और रीजनिंग का फिर से सवाल है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो देख लीजिएगा, हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पहला है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अब बताइए क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है क्या, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगा तो पर्यावरण संतुलन बना रहेगा? नहीं ना। तो दूसरा जैसे ही गलत करेंगे, वही मैं कह रहा था असर्शन रीजनिंग में तो ये फायदा है ना कि अगर आप दोनों में से एक स्टेटमेंट भी गलत ढूंढ पाएगा या गलत है, क्वेश्चन सेटर ने सेट किया इस तरीके से, तो फिर आपका आंसर आ जाता है। जैसे कि आर गलत है तो ए सत्य है, तो सी होगा इसका आंसर, ठीक है। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माल्थस सिद्धांत, ठीक है। माल्थस सिद्धांत, माल्थुसियन प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने किताब लिखा था कुछ, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये क्वेश्चंस पूछा गया है, पूछे जाते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो जो जनसंख्या है ना, जनसंख्या जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे बढ़ती है, तो ये बढ़ती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, जैसे 2 के घात 1, 2 के घात 2, 2 के घात 3, मतलब 2 4 8 16 इस तरीके से प्रोग्रेस करेगी। लेकिन जो फूड प्रोडक्शन है वो कैसे जाएगा, अर्थमेटिक तरीके से जाएगा, 2 4 6 8। इससे क्या सिचुएशंस क्रिएट होगी, इससे ये सिचुएशंस क्रिएट होगी, है ना। पॉपुलेशन जो है यहाँ बढ़ेगा, फूड प्रोडक्शन ऐसे रहेगा, ठीक। अब दोनों में तो बैलेंस चाहिए ही, दोनों में बैलेंस कैसे आएगा, तो बैलेंस आएगा वार अकाल वगैरह से, युद्ध अकाल, इससे क्या जनसंख्या फिर घटेगी, फिर जो है एक बैलेंस क्रिएट होगा। लेकिन ये वाले थ्योरी को जो है अब नकार दिया गया है। अब मतलब देखिए ना, अब जनसंख्या जो है $2 बिलियन के आसपास, 2 बिलियन के आसपास थी लगभग 1927 वगैरह के आसपास, है ना। हाँ 1927 में जो है 2 बिलियन जनसंख्या थी और अभी 8 बिलियन हो गई है। कैसे, मतलब हम उनको बेहतर भोजन दे रहे हैं, जबकि लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह तो बढ़ा ही उस समय से। तो ये थियोरी जो है खारिज हो गई है ना। मतलब अब जो है लोग समस्या के साथ समाधान के भी भाग हैं, अब ये थ्योरी चल रही है, ठीक है, कि जो पीपुल्स हैं वो रिसोर्स हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जनसंख्या जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसके मेजर्स जो हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि पीपुल्स एक रिसोर्स। एक किताब लिखा गया था, जूलियस साइमन ने किताब लिखी है एक, जूलियस साइमन ने क्या, कौन सी किताब लिखी है, अल्टीमेट रिसोर्स, है ना, उसमें उन्होंने यही बात करी है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन। अब है डीडीटी, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन, ठीक। क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है कि ये डीडीटी क्या है, एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव रासायनिक प्रदूषक, ठीक है, या फिर गैर प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक। देखिए आप डीडीटी के बारे में जान रहे होंगे, केमिकल है, तो आप इन दोनों में तो बिल्कुल क्रॉस ही कर देंगे, है ना, कि ये दोनों तो नहीं हो सकता। आता है आप कंफ्यूजन कि बायोकेमिकल पॉल्यूटेंट या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। देखिए ज़्यादा सही ऑप्शन ये है, क्योंकि ये एग्रोकेमिकल है, बायोकेमिकल नहीं है ना। डीडीटी जो है वो एग्रोकेमिकल है। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में।
देखिए जो डीडीटी है वो यूएसए में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑब्जेक्टिव था कि हम जो है जो कुछ मतलब इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको मारेंगे जो बेसिकली हानिकारक है मानव के लिए। तो उस समय पे इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में जो है उसको एग्रीकल्चर्स में भी यूज़ किया गया। ठीक, तो उसके बाद कई लोगों ने अध्ययन किया जिसमें समझ में आया कि डीडीटी जो है वो लॉन्ग समय तक ट्रैवल करती है, एक्युमुलेट करती है फैटी एसिड में, और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है ना, लगातार बनी रहती है। इससे क्या है, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। और इस बात को रैचल जो कार्सन महोदय हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी साइलेंट साइलेंट स्प्रिंग 1962 में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया था ये बात। ठीक है, तो उसके कारण फिर अवेयरनेस हुआ, फिर लोग जो है बैन लगाना शुरू कर दिए, है ना। और इसी के रिस्पेक्ट में एक समझौता हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसमें कुछ अपवाद के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया डीडीटी के ऊपर, इसलिए डीडीटी का अब ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक बना रह रहा है। आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स में थोड़ा पढ़ेंगे डीडीटी के बारे में तो आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जो सोर्स है वो मतलब एनसीईआरटी है इसके लिए, या फिर बेसिक नोट्स जहाँ से भी आप कर रहे होंगे, इस इमेज के थ्रू भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, है ना। डीडीटी जो है वो देखिए उससे बायो एक्युमुलेशन हो रहा है और बायो मैग्निफिकेशन भी हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि डीडीटी के थ्रू जो है पेड़ पौधे में वो एक्युमुलेट हो गया, पक्षियों वगैरह ने उसको खाया। अब क्या है कि पक्षियां जब अंडे दे रही है ना तो उनके सेल कमजोर हो रहे हैं, उससे क्या है कि बच्चा जो है वो समय से पूर्व उससे बाहर निकल रहा है और वो बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये एक ये इसका भी नुकसान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन। आप लोगों ने जितनी बार भी सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना, आपने सीएफसी के बारे में भी खराब सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी थोड़ा खराब सुना होगा, मीथेन के बारे में भी खराब सुना होगा, आर्गन के बारे में कभी ऐसा नहीं सुना होगा, है ना। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, ये भी बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसकी मात्रा कम है इसीलिए इम्पैक्ट कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस है, CH4 भी जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका आंसर जो है सी है। देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या होता है पता होगा आप लोगों को। सूर्य से, ये पृथ्वी है ना, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य जो है वहाँ से कौन सा रेडिएशन आता है, कौन सा वेव का, तो शॉर्ट वेव, है ना। शॉर्ट वेव आता है और जाता कौन सा है, तो लॉन्ग वेव। अब पूछेगा क्या पृथ्वी कौन सी वेव के कारण गर्म होती है, शॉर्ट वेव के कारण, है ना। पार्थिव विकिरण के कारण गर्म होती है, ना कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना, ना कि सूर्य से आने वाले विकिरण के कारण। ये बात ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, है ना, इसके ऊपर भी सवाल आए हुए हैं। ठीक, अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं हो तो पृथ्वी का तापमान जो है -18 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। कितना चला जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। और आप सोचिए क्या उस समय पे पृथ्वी रहने योग्य होगी, नहीं रहने योग्य रहेगी, है ना। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जो मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस है भारत में वो कौन कौन है, कहाँ कहाँ से आ रहा है ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए, एक मिनट, है ना। देखिए जो 69% है वो एनर्जी जनरेशन के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हो रहा है। फिर उसके बाद 19% जो है एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, फिर लैंड यूज चेंज, है ना। अगर कहें कि गैसों के हिसाब से किसका किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए लगभग 60% के अराउंड या उससे ज़्यादा ही, मीथेन लगभग 20%, CFC लगभग 14%, N2O लगभग 6%। अब पूछेगा अगली बार कहीं क्या N2A ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि क्या जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल है ना, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, अब आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है। देखिए ये है कि डिफरेंट गैसेज हैं, सबके गैसेज के हीट ट्रैप करने का तो सेम पोटेंशियल नहीं होगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप करेंगे, नहीं। जो मीथेन है वो ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा। ठीक है, वही ऑर्डर बताया गया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम, मीथेन ज़्यादा, नाइट्रस ऑक्साइड उसके ज़्यादा, HFC ज़्यादा, PFC ज़्यादा, SF6 जो है सबसे ज़्यादा। आपको डिफरेंट गैसेज दे देगा, पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से ज़्यादा किसका है, तो आप टिक करेंगे SF6। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। ठीक, पूछ रहा है फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, ओजोन, एल्युमिनियम आयन, फास्फोरस, मीथेन। एक बात देखिए, आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, पॉल्यूशन दो तरीके का होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी मतलब जो सिंगल सोर्स से जनरेट होता है, सेकेंडरी मतलब जो दो पॉल्यूटेंट मिल करके बनते हैं। अब आप देखिए, क्या फॉस्फोरस दो पॉल्यूटेंट से मिलकर के बना, नहीं, सिंगल है। मीथेन क्या दो पॉल्यूटेंट से मिलकर बना, नहीं, ये भी सिंगल है। एल्युमिनियम आयन ये भी सिंगल है। ओजोन जो है वो बचता है आपके पास, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है ना। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्मॉग को जो है, स्मॉग होता क्या है पता ही होगा आप लोगों को। स्मोग मतलब स्मोक प्लस फॉग। ठीक, दो तरीके के स्मॉग होते हैं, एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, इसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं, और दूसरा होता है सल्फ्यूरस स्मॉग, इसको लंदन स्मॉग भी कहते हैं, है ना। पूछेंगे सर इसको इस तरीके के शहर के नाम पे क्यों कहा गया, देखिए वहाँ पे ज़्यादा घटित होता है इसीलिए इस तरीके से नाम दिया गया है। फोटोकेमिकल स्मॉग बनता कैसे है, वो बनता है वीओसी, वॉल है ना, वॉल्केनिक ऑक्सीजन, वोलाटाइल ऑक्सीजन कंपाउंड है ना, मैं सॉरी नाम भूल रहा था, वोलाटाइल ऑक्सीजन कंपाउंड, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, वॉल्केनिक जो ऑक्सीजन कंपाउंड है वो कहाँ से आता है, देखिए पेंट्स वगैरह हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, उससे जनरेट होता है वीओसी। एनओएक्स कहाँ से होता है, तो ऑटोमोबाइल वगैरह जो गाड़ियाँ चलाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड वहाँ से आता है। और इन दोनों जब मिक्स होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तब फिर बनता है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसमें O3, पैन, है ना, ये सब बनते हैं। और पैन जो है वो आई के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये आगे क्वेश्चंस भी है। ठीक है, यहाँ पे फोटोकेमिकल जब स्मॉग बनता है तो इस बनने के लिए यहाँ पे स्मोक की जरूरत नहीं होती, या फिर कोहरा की जरूरत नहीं होती है। ठीक, जबकि जो सल्फ्यूरिक स्मॉग बनता है वहाँ पे क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और ये संकेंद्रित होना चाहिए। मतलब ज्योग्राफी इस तरीके से है कि वहाँ पे जो है सब संकेंद्रित हो रहे हैं, है ना, एक जगह पे, तो इससे बन रहा है फिर, बताइए, सल्फ्यूरस स्मॉग, है ना। तो इसका आंसर तो हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन, कह रहा है कि किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक युक्त जल विषाक्तता पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों में से कई लोगों ने सोच भी लिया होगा आंसर, बांग्लादेश। ठीक, आर्सेनिक पता है आप लोगों को नुकसानदायक है। हम देख लेते हैं डिफरेंट जो हैवी मेटल्स है उसके रोग कौन कौन से होते हैं। भारत में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा, है ना, आर्सेनिक जो कंटामिनेशन है वो कौन से राज्य में है, तो बताइए कौन सा राज्य बताएंगे, पश्चिम बंगाल। क्यों, बांग्लादेश से तो बॉर्डर भी करता है ना, तो इस वाले रीजन में जो है आर्सेनिक कंटामिनेशन ज़्यादा है। अन्य हेवी मेटल कंटामिनेशन जो वाटर को प्रभावित करते हैं उसमें कैडमियम, पीबी, है ना, यूरेनियम, ये काफ़ी बड़े फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। डिजीज जो हैवी मेटल्स के द्वारा होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो नाइट्रेट्स है उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मरकरी, इसके कारण मिनी माता होता है, मिनी माता से रिलेटेड कन्वेंशन भी है ना। कैडमियम, कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। आर्सेनिक, अभी जो हम कह रहे थे आर्सेनिक कंटामिनेशन, इससे कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट। और कोयला, कोयला से ब्लैक लंग, फेफड़े जो हैं वो काले होने लग जाते हैं, और मतलब ये बहुत गंभीर समस्या है माइंस वर्कर जो हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर कॉन्सेप्ट्स, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, ये क्वेश्चंस भी है ना। यही मैं कह रहा हूँ कि पीवाई को अगर कॉन्सेप्ट्स हम अच्छे से कर लेते हैं तो फिर सॉल्व हो जाता है। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसी के हिसाब से यही सॉल्व करते हैं। ठीक, कौन इसमें से बायोडिग्रेडेबल है, क्या प्लास्टिक कप्स बायोडिग्रेडेबल है, नहीं है ना। कांच की बोतलें नहीं है, बहुत समय लगेगा। एल्युमिनियम फॉयल नहीं है। ऊन, जी ये बनता तो वही है ना, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, तो बिल्कुल सही आंसर है ना। तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, इसको फिर रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे डिस्कशन को। अब आता है फ्लाई एश, है ना। फ्लाई एश पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, फ्लाई एश जो प्रदूषण होता है वो किससे होता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये सब। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड है,
या फिर आप किसी टीचर का ले लीजिए, क्लास नोट्स वहीं से हो जाता है। और थोड़ा अगर आप अवेयर रह रहे हैं तो न्यूज़पेपर वगैरह देख रहे हैं तो कह रहा फ्लाई एश जो है वो क्या ऑयल रिफाइनरी से होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है, या माइनिंग से होता है। एस एस मतलब क्या होता है, राख। ऑयल रिफाइनरी में राख कहाँ से आएगा, गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में राख कहाँ से आएगा, गलत हो जाएगा। माइनिंग में तो कोयला जनरेट हो रहा है ना, जलाया थोड़ी जा रहा है, राख कहाँ से आएगा, मतलब कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्स से जला नहीं रहे हैं, तो बचता थर्मल पावर प्लांट है। तो ये आंसर सही हो जाता है। कुछ और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। फ्लाई एश क्या होता है, तो देखिए फ्लाई एश जो होता है वो बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कोल। इसमें कुछ मेटल्स होते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, रेडियो एक्टिव सॉलिड्स होता है। जी बिल्कुल सही, वही वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो NOx के साथ मिल करके फोटोकेमिकल स्मॉग बना रहा है, जिसमें O3 पैन ये सब बन रहे हैं, है ना। अच्छा रिलेट कर रहे हैं आप लोग, ठीक। देखिए फ्लैश फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है ना, कुछ अलग नहीं है। फ्लाई जो एस है उसका उपयोग क्या क्या है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे गाइडलाइंस आए हैं कि फ्लाई एश का जो है उपयोग किया जाए। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे खुले हवा में तो उड़ते रहेंगे, पार्टिकुलेट मैटर्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, वायु पूरा प्रदूषित होगी। तो देखिए इसको वाटर ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए, गैस ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, कैटालिसिस का काम करता है कई जगहों पे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम आता है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा जो झूम कृषि है ना, झूम कृषि, उसमें यही वन को जला करके खाद ही तो जनरेट करते हैं उस वन से। तो इससे भी फर्टिलाइजर्स बनाने की संभावना है। बिल्डिंग मटेरियल्स, कई जगह जो ईंट बन रहे हैं वो फ्लाई एश से बन रहा है, बैटरी में उपयोग किया जाता है। तो कई जगहों पे उपयोग किया जा रहा है इसका, है ना। अगर पूछे कभी फ्लाई एश का उपयोग कहाँ पे, तो आप बता देंगे। अब आते हैं बॉटुलिज्म, ठीक है। कह रहा है बॉटुलिज्म क्या है, ठीक। फूड बॉर्न इन्फेक्शन, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, वाटर बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, ठीक। देखिए सॉल्व करने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, है ना, इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। देखिए इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे कि जो बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट के थ्रू आपको इन्फेक्ट कर रहा है। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, जो आप पहले कुछ ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि भोजन ग्रहण कर रहे हैं, है ना, वो पहले से ही अगर टॉक्सिन युक्त है, अगर आप उसके थ्रू कुछ बीमार हो रहे हैं तो फिर वो है इंटॉक्सिकेशन हो गया। इन्फेक्शन में क्या होता है कि आप बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट के थ्रू होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, स्लोअर इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा समय लगता है आपको इन्फेक्शन होने में, ज़्यादा समय लगता है आपके मतलब बॉडी को नुकसान पहुंचाने में, क्योंकि पहले से टॉक्सिन बना हुआ नहीं है ना। यहाँ पे जो रैपिड इंक्यूबेशन पीरियड लिखा हुआ है इंटॉक्सिकेशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे पहले ही टॉक्सिन बन चुका है, तो ये बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है आपको, ठीक है। तो हम लोग, हाँ, बॉटुलिज्म क्या है, तो देखिए बॉटुलिज्म जो है वो फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। मतलब जो फूड रहते हैं ना, वो पहले से ही टॉक्सिन्स बन चुका होता है उसको, और वो फिर खाते हैं तो लोगों को फिर बॉटुलिज्म होता है। और बॉटुलिज्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होता है, तो मसल पैरालिसिस, नर्व, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया करता है ये बॉटुलिज्म, तो क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म, इसी बॉटुलिज्म के नाम पे ही बॉटुलिज्म बीमारी रखा गया है। हार्मफुल टॉक्सिन होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विथ रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है कि उनके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक। हम बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि रेडियो सक्रियता, ये रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय गुण है। कन्फ्यूजन होगा क्या, है ना, रेडियो सक्रियता है ही तो क्या अंग्रेजी में क्या लिखा है इसका, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी तो है। दूसरा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर तैयार किया जाता है। विखंडन की संलयन, बताइएगा हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक होता है या फिर न्यूक्लियर बम, है ना, ठीक है। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यहीं से करते हैं। देखिए जो रेडियो सक्रियता होता है वो अस्थिर न्यूक्लियस के कारण उत्पन्न होता है। अगर कोई कहे कि रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी बाह्य तापमान, दबाव आदि से उत्पन्न होता है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो न्यूक्लियस, जो उसके अंदर का न्यूक्लियस है, वो अस्थिर जब होता है तभी फिर वो रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है।
इसी से रिलेटेड हम ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर संबंधित चुनौतियां क्या है। दो तरीके का है, एक्सीडेंटल रिलीज जैसे कि 3 माइल, चेरनोबिल, ये सारा जो घटना हुआ है ना, और वेस्ट मैनेजमेंट, जो न्यूक्लियर वेस्ट बच रहा है आफ्टर यूजिंग फ्यूल, उसका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ज़मीन के अंदर गाड़ दो उनको, वेस्ट को, लेकिन लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अब जहाँ के ज़मीन के अंदर गाड़ रहे हैं वहाँ आसपास के लोगों को डर रहता है ना कि रिसाव होगा, और वो होता भी है, वो चैलेंजेस तो है ही। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं एटॉमिक वर्सेस हाइड्रोजन बम के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सा होता है एटॉमिक बम में, न्यूक्लियर बम में? न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, विखंडन। जो न्यूक्लियर बम होता है उसमें फिजन होता है, विखंडन होता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो है उसमें संलयन होता है। कैसे याद करेंगे? देखिए, जो न्यूक्लियर बम है ना वो कम खतरनाक है, हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक है। तो खतरनाक कब होता है? जब लोग जुड़ते हैं कि बिखरते हैं, है ना, जुड़ते हैं तब खतरनाक होते हैं। तो आप ऐसे करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा फ्यूल यूज होता है लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन का कौन इंडिकेटर है इसमें से, ठीक। पहला है पफ बॉल्स, फिर है एल्गी मतलब शैवाल, लाइकेन, मॉस। कई लोगों के लिए पफ बॉल्स नया होगा, ठीक है, वर्ड्स मैंने भी नया सुना था लेकिन देखा तो होगा ही। मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को फिगर में, और आंसर्स भी देखते हैं ना। देखिए, वायु प्रदूषण के जो इंडिकेटर हैं वो एक तो है कि आप कोई सूचकांक डेवलप करिए, जैसे कि भारत में डेवलप किया गया है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स और सफ़र, है ना। जबकि दूसरा है जैविक तत्व, जैसे कि लाइकेन, ठीक है, एलिफेंट वगैरह, ठीक। कुछ और भी चीज़ें हैं वो बता देते हैं, मतलब कि पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो वहाँ से विलुप्त होने लग जाएंगे जहाँ जहाँ पॉल्यूशन बढ़ेगा, है ना। तो पता चल जाता है कि हाँ पॉल्यूशन बढ़ रहा है इस एरिया में, ठीक है। लाइकेन क्या होता है? देखिए, जो वायु प्रदूषण के इंडिकेटर आंसर्स भी मिल गया आपको। लाइकेन, तो लाइकेन होता क्या? लाइकेन देखिए, कवक और शैवाल, इन दोनों के सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बनता है। कवक क्या प्रोवाइड कराता है और शैवाल क्या प्रोवाइड कराता है? आप सोचिएगा या पढ़िएगा और मुझे बताइएगा भी, ठीक है। बताएंगे कहाँ? ऑलरेडी ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, है ना। अब देखिए मॉस क्या होता है, मॉस के बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉस छोटे फूलहीन पौधे होते हैं जो ब्रायोफाइटा कैटेगरी से संबंधित होते हैं। ये नम और छायादार वातावरण में उगने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है ये कि ये गैर संवहनीय होते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। पत्तियों के माध्यम से ये अपने पोषण, पानी वगैरह सब कुछ अवशोषित करते हैं। ये देखिए मॉस, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे पेड़ों वगैरह के ऊपर, चट्टानों के ऊपर। और ये है पफ बॉल्स, मतलब जो गांव वगैरह में रहते होंगे उन्होंने पैरों से मारा होगा इसको, धुआं धुआं थोड़ा निकलता रहता है ना, येलो जैसा। यही है पफ बॉल्स, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? लाइकेन। इसका भी सोर्स एनसीईआरटी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। रिंगलमैन स्केल पूछ रहा है। रिंगलमैन स्केल जो है वो धुएं के लिए यूज होता है, ठीक है। शोर के लिए कौन सा यूज होता है? डेसिबल पता है। प्रदूषित जल के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब यूज होता है। कुहासा के लिए जो है वो बेसिकली स्मोक को, रिंगलमैन स्केल को ही यूज किया जाता है। हालांकि रिंगलमैन स्केल जो है वो स्मोक के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, निम्नलिखित में से कौन जो है वो वन्यजीव एक्सटेंशन के लिए महत्वपूर्ण कारण नहीं है। देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मुझे लगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ऑप्शन जैसे है कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना है ये मेजर कारण, जंगलों में आग लगना ये भी एक मेजर कारण है, वन्य प्राणियों का अवैध व्यावसायिक व्यापार बहुत ही मेजर कारण है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। मतलब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तो होना ही चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में यही माना है कि ये एक मेजर कारण नहीं है। मतलब मुझे अगर लगाना होता तो मैं इसी के साथ जाता, जंगलों में आग लगने का, लेकिन ठीक है, ऑफिशियल आंसर्स की में उन्होंने जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को माना था, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि वनस्पति वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी कुछ एक्ट और परियोजनाएं के बारे में, है ना। जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसी के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क आदि क्रिएट किए जाते हैं, ठीक। फिर है बाघ संरक्षण परियोजना, ये कब आया था? 1973 में। कहाँ से ये आया था, मतलब कौन से एक्ट के अंतर्गत? तो यही 1972 वाले एक्ट के अंतर्गत।
दूसरा सबसे पहला कौन था, तो ये जिम कॉर्बेट था, बाघ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, है ना, बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत। फिर है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में। बस आपको यही पूछ दिया जाएगा कि कब आया था, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ दिया जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, कभी बात करेंगे डिटेल में इन सब प्रोविजन के बारे में, इनके सब प्रोविजन के बारे में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसी के अंतर्गत जो है इको सेंसिटिव जोन डेवलप किया जाता है, ठीक। हाथी संरक्षण अधिनियम, हाथी संरक्षण परियोजना 1992। जैव विविधता संरक्षण एक्ट 2002, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है, थोड़ा सा पढ़िएगा खुद भी। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। यूट्रोफिकेशन, देखिए यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, है ना, तो हम यहाँ पे दोहराएंगे नहीं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ अगर कुछ नया हो तो। देखिए वही फिगर के थ्रू बताया गया है यूट्रोफिकेशन में। यहाँ पे देखिए, ठीक, यहाँ पे क्या है, स्वच्छ जल है, न्यूट्रिशन आ नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, पॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे झील बढ़िया है, स्वच्छ है, और पेड़ पौधे वगैरह भी उगे हुए हैं, मछलियाँ भी काफ़ी है। यहाँ पे देखिए ये पॉल्यूशन वाला स्टेट है, दूसरे वाले में, ये पहला, ये दूसरा, यहाँ पे पॉल्यूशन आ रहा है, पानी गंदा हो रहा है, मछलियाँ वगैरह देख रहे हैं आप, थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गई हैं, इसके कंपेयर में अगर करेंगे तो वाटर थोड़ा सा मटमैला हो गया है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आ रहा है यहाँ पे। तीसरे वाले में देखिए यहाँ पे मछलियाँ और भी कम हो गई है, साथ में ये देखिए ये यहाँ पे कम उथला है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे देखिए भर रहा है ये धीरे धीरे करके, और ऐसे धीरे धीरे करते 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 झील ही पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, और वो बन जाता है डेड जोन, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस वो इजी है, आप देखेंगे ना स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया बस, जो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं और जो आगे जो क्वेश्चंस हैं एक यूट्रोफिकेशन के ऊपर, वो दोनों में बस स्टेटमेंट चेंज कर दिया, पहला वाला दूसरा कर दिया, दूसरा वाला पहला कर दिया है, और रिपीट कर दिया क्वेश्चन। हालांकि यूट्रोफिकेशन के ऊपर हम ऊपर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर। फिर से वही, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। कौन सा डिस्कस किया, रोज प्लांट डिस्कस किया क्या, गुलाब का पौधा क्यों याद आ रहा है आप लोगों को ज्यादा, है ना कवक, लाइकेन, ये तो डिस्कस किया, कवक और शैवाल के बीच जो बन रहा है ना, रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। ये कह रहा है कि धान गेहूं आदि के खेतों से उत्सर्जित होती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है, कौन सा गैस है जो धान गेहूं आदि के, जैसे ही धान का नाम लिया जाना चाहिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मीथेन की बात हो रही है, ठीक है। धान के खेतों से मीथेन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, इसीलिए जो यूरोपीय यूनियन है, पश्चिमी जो देश हैं, और जैसे कि अमेरिका वगैरह, वो भारत और एशियाई जो कंट्री उनको कहते हैं कि आपके जो खेत हैं वहाँ से मीथेन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अभी क्या है, कुछ समय पहले ही एक ग्लोबल मीथेन प्लेज लाया गया था, उसमें भारत ने हिस्सेदारी नहीं करी थी, क्योंकि आप कैसे हटा सकते हैं मीथेन को जब हमारा इतना ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो धान से रिलेटेड है, तो बहुत मुश्किल होता है आप ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स में शामिल हो जहाँ पे पूरा ही नहीं कर पाए, है ना, बेइज्जती तो होती ही है। तो मीथेन है, देखिए मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक। प्राइमरी सोर्स ऑफ मीथेन रिलीज कहाँ कहाँ से होता है, कोयला से, ऑयल एंड गैस से, लैंडफिल, लैंडफिल कहने का मतलब है जो कचरा वगैरह हम रख देते हैं ना एक जगह पे, जैसे गाजीपुर लैंडफिल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है। बायोमास, जब आप कुछ लकड़ी वगैरह जला रहे होते हैं। रूमिनेंट, जो पालतू पशु हैं, अभी कहा ना कि पश्चिमी देश हम लोगों को सुनाते हैं कि आपके खेतों से बहुत ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि आप तो पशुपालन में बहुत आगे हैं, मीट बहुत खा रहे हैं, तो आपके यहाँ से भी तो उत्सर्जन हो रहा है। फिर राइस, धान वाले से, वाइल्ड एनिमल एमिशन करते हैं। टर्माइट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है आगे, टर्माइट मतलब जो दीमक वगैरह है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ का जलना, जियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब जो खुद ही मतलब पृथ्वी की भूगार्भिक प्रक्रियाएं वहाँ से। वेटलैंड, गैस हाइड्रेट जो ओशियंस के अंदर है, ओशियंस भी रिलीज करता है, तो इतने महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं मीथेन के, ठीक। देखिए पूछ रहा है कि स्मॉग इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ, मतलब स्मॉग जो है मुख्यतः किसके द्वारा वायुमंडल में उत्पन्न होती है, तो ऑक्सीजन एंड ओजोन, ओजोन एंड नाइट्रोजन, ओजोन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये ऑप्शन एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मतलब मिस फ्रेम हुआ है। चौथा स्टेटमेंट जो था क्वेश्चंस का वो था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एवं सल्फर। अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है,
है ना। तो ऑप्शन जो है वो डी ज़्यादा सही है। ठीक है, स्मॉग इक्वल टू स्मोक प्लस फूक, दोहराओ, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप पीछे जाकर के अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो पीछे जाकर के दोबारा देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, यूट्रोफिकेशन, मैं कह ही रहा था ना कि यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। तो देखिए उन्होंने क्या किया था कि पहला स्टेटमेंट जो वहाँ पे था उसको इसका दूसरा बना दिया और यहाँ पे पहला कर दिया दूसरे वाले स्टेटमेंट को, बस यही चेंज किया था। तो ये रिपीट है, तो हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। अब फिर से क्वेश्चन देखिए मीथेन वाले से ही, मीथेन इज इमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, मीथेन इनमें से किससे निकलती है, उत्पन्न होती है। केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की टिलियों से, क और ख दोनों से, उपरोक्त में से किसी नहीं। अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में भी देख लिया, है ना, कि धान के खेतों से भी हो रहा है और दीमक से भी हो रहा है, टर्माइट से भी। तो आंसर क्या होगा, ग, का और ख दोनों से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, देख लीजिए यहीं पे, है ना, फिर से मतलब रिपीट हो रहा है। मीथेन इमिशंस बाय सोर्स, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, लैंडफिल्स, ठीक है, एंटेरिक फर्मेंटेशन वगैरह जो होता है, कोल माइनिंग से, मैन्यूर मैनेजमेंट, मैन्यूर मैनेजमेंट मतलब जो उर्वरक बना रहे हैं हम लोग उससे, गोबर वगैरह से। ठीक है, फर्टिलाइजर कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर को, और मैन्योर कहते हैं जो गोबर वगैरह या फिर पत्तियों वगैरह से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूस नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। अब इस क्वेश्चन के लिए भी पढ़ना पड़ेगा क्या, इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं। आप ऑप्शन देखिए बन जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, इससे तो प्रदूषण होगा ही, रेडिएशन होगा तो पर्यावरण को प्रदूषण तो पहुंचेगा ना। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से क्या रिलीज होगा एटमोस्फेयर में, कुछ नहीं, है ना, कोई उत्सर्जन थोड़ी कर रहा है वो कुछ। तो ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नीचे भी देख लेते हैं, पेट्रोलियम एनर्जी बहुत बड़ा पॉल्यूशन का सोर्स है। कोल एनर्जी अभी हम लोगों ने देखा था, फ्लाई एश वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये सारे पॉल्यूशन रिलीज करता है। एक बार की देख लेते हैं हम इन चारों सोर्सेज के बारे में ना, एनर्जी के चारों सोर्स। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा से एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, वेस्ट जो जनरेट होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। सौर ऊर्जा से क्या चैलेंज हो सकता है, देखिए लैंड कवरेज जो रहता है घास वगैरह का, उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कोई एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन रिलीज नहीं कर रहा है, इसीलिए सौर ऊर्जा ज़्यादा सही है। मतलब सौर ऊर्जा का ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पर्यावरण नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत न्यून है। पेट्रोलियम ऊर्जा से वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, NO2, SO2, पार्टिकुलेट मैटर, CO2, है ना, ये सब रिलीज होता है। कोयला से SO2, NO2, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, हैवी मेटल्स जैसे कि मरकरी, लेड, ये सब रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आपको भले ये लग रहा होगा कि क्या काम है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कभी पूछ देगा वो कि क्या जो थर्मल पावर प्लांट है उससे कौन कौन से प्रदूषक रिलीज होते हैं, यहाँ पे दे देगा हैवी मेटल्स भी, कुछ नाम ही दे देगा, मरकरी, लेड, आप सही मानेंगे गलत करेंगे, है ना। तो ध्यान से थोड़ा सा सुनिए, सोर्स क्या है क्वेश्चंस का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही ये सब है ना। अभी इसी के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, जो ऊपर डिस्कस किया था स्मॉग के बारे में, जब मैंने बताया था ना कि जब फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है तो उसमें O3 भी बनता है, ओजोन भी, और पैन भी बनता है, और पैन जो है वो आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। तो देखिए, अ पावरफुल आई इरिटेंट, धुएं में आंखों को उत्प्रेरित करने वाले शक्तिशाली अशांतकारी तत्व कौन है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला देखिए, अ पावरफुल आई इरिटेंट मतलब जो आंख को इरिटेट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, कौन है। क्या ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर पैन है, पेरो ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन, है ना, पिछले ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखिए VOC, वही जो बताया था, फोटोकेमिकल स्मॉग, VOC वॉल्केनिक सॉरी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, NOx, सनलाइट के प्रेजेंस में पैन प्लस O3, है ना, पार्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग रहते हैं, ये बनता है। देखिए एक और एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कि ओजोन दो लेयर में होता है ना, एक होता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, एक होता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। जो क्षोभ मंडल में होता है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक, जो समताप मंडल में होता है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक। ठीक है, तो 90% जो ओजोन है वो रहता है समताप मंडल में, इसका रोल जो रहता है वो बेनिफिशियली रहता है, यूवी रे को रोकता है, ठीक है, और हमें कैंसर वगैरह चीज़ों से बचाता है। लेकिन जो समताप मंडलीय ओजोन है वो 10% है, लेकिन बहुत नुकसान कराते हैं, है ना, मनुष्य के हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज है,
और ये ओजोन जो है, अगर कोई पूछे कि कौन सा पॉल्यूटेंट है, प्राइमरी या सेकेंडरी, ऊपर डिस्कस किया था ना, प्राइमरी और क्या होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, आ भी गया वो क्वेश्चन, है ना। स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। अभी क्या बोला था कुछ समय पहले, पॉल्यूटेंट दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। डिस्कस ही कर लेते हैं यहाँ से दोबारा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, एंटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो किसी एक सोर्स से डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। जबकि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, इंटरेक्शन से फॉर्म होते हैं। प्राइमरी एयर पॉल्यूशन जो होते हैं पॉल्यूटेंट, एंड अदर जो एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब दो पॉल्यूटेंट है या दो कंपोनेंट्स है उससे फॉर्म होता है, तब उसको कहते हैं सेकेंडरी। नाम से भी क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को तो। ठीक है, तो दो पॉल्यूटेंट जब मिल करके बनेगा या एक पॉल्यूशन और दूसरा कंपोनेंट मिल करके बनाएगा तो उसको कहेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो केवल सिंगल डायरेक्टली, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किसी से मिलकर थोड़ी बन रहा है, वो डायरेक्टली जा रहा है। ठीक है, और जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू फॉर्म होता है। ठीक, ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ज़्यादा खतरनाक होता है ना। स्मॉग, स्मॉग के बारे में हम लोगों ने बात ही किया था, स्मोक प्लस फॉग, हो गया ना, दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया। ठीक है, धन्यवाद, इतना ही डिस्कस करना था। पढ़िए, अगर आप लोगों को किसी सेशन से रिलेटेड रिक्वेस्ट हो, कहीं पे लग रहा हो ऐसा दिक्कत, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे रिसोर्सेज वहीं पे शेयर होते हैं, @बर्नवाल सर, है ना। आप ये सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू।